आज के जमाने में अफसरी और अय्याशी के एक ही मायने हैं। जो अफसर है वो अय्याशी करने के बारे में मंसूबे बनाता है, हर मौके से फायदा उठाने की कोशिश करता है, मजबूर और जरूरतमंद लोगों से फायदा उठाने की कोशिश करता है। फिर धीरे धीरे उसकी ऐश पसंदी और ऐश परस्ती उसे इंसानियत से मीलों दूर ले जाती है। इंसानियत उसकी नजरों में बेमायनी हो जाती है और वो सिर्फ ऐश का पुतला बन जाता है। मैं भी जब तक अफसर रहा ऐश का पुतला ही रहा। मेरा अकीदा, मेरा ईमान, मेरा धर्म और मेरी इंसानियत ऐश परस्ती के दलदल में धंसती रही। उन्हीं दिनों मैंने अपनी ऐश की भावना को ठंडा करने के लिए एक ऐसी हरकत कर दी जिसने मुझे झिंझोड़ कर रख दिया। अब जब भी मुझे वो वाकया याद आता है मैं लरस कर रह जाता हूँ। हुआ ये था कि मैं अपनी पत्नी के साथ मार्केट तक चला गया। शॉपिंग का प्रोग्राम अचानक ही बन गया था और उस दिन मुझे कोई खास काम भी नहीं था, वरना पत्नी के साथ शॉपिंग पर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जीवन में पहली बार पत्नी के कहने पर मैं चलने को तैयार हो गया था, इसलिए पत्नी बहुत खुश थी। अपनी कार मैंने शॉपिंग सेंटर से थोड़े फासले पर खड़ी की और गाड़ी से उतर आया। मेरी पत्नी गाड़ी से अभी उतर ही रही थी कि एक औरत मेरी तरफ लपकी और मेरे देखते ही देखते वो अचानक झुकी और मेरे दोनों पांव पकड़ लिए। मैंने अपने पांव छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, अरे कौन हो तुम और ये क्या कर रही हो? मेरी पत्नी ने करीब आकर उस औरत के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या बात है? उस औरत ने गर्दन उठाकर पहले मेरी पत्नी की तरफ देखा और फिर रहम तलब नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने सोचा शायद भीख मांगने वाली है। इस इलाके में भीख मांगने वालों की खासी तादाद होती थी, लेकिन ये औरत उनसे कुछ अलग थी। उसने सलीके से बुर्का पहना था और बुर्के से नजर आने वाले कपड़े भी ढंग ही के थे। और वो औरत तो दिल मोह लेने वाली थी। अगर वो कुछ मांगने की बजाय मुझे प्यार से देख रही होती तो मैं बगैर सोचे समझे उस पर फिदा हो जाता। बला की कशिश थी उसके चेहरे में और रंग भी गोरा था। बुर्के से उसका जिस्म छलक रहा था। मैं चाहते हुए भी उसकी तरफ ज्यादा देर ना देख सका। वो एक भरे भरे जिस्म की खूबसूरत औरत थी। मेरी पत्नी की आवाज पर मैं चौंक गया। मेरी पत्नी 10 का नोट उस औरत की तरफ बढ़ाते हुए कह रही थी, ये लो और रास्ता छोड़ दो। वो औरत मेरे कदमों से तो उठ गई, लेकिन उसने पैसा नहीं लिया। जब मेरी पत्नी ने पूछा तो उसने नहीं में गर्दन हिला दी। बस वो हाथ जोड़े हमारे सामने इस तरह खड़ी थी जैसे कह रही हो, मेरी हालत पर रहम करो। मैंने सोचा शायद ये भीख मांगने का नया तरीका है। इस ख्याल के आते ही मैंने उस औरत को धुतकारते हुए कहा, तुम जैसे लोगों को तो एक पैसा देना भी पाप है। मेरी पत्नी ने मेरा हाथ थामते हुए कहा, ऐसा मत कहो, गरीबों और फकीरों की हाय लेना अच्छी बात नहीं है। मेरी पत्नी एक रहमदिल औरत थी, इसलिए उसे मेरे रवैये पर अफसोस हुआ। वो औरत हमारे रास्ते से तो हट गई, लेकिन उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। वो रोती रही और हम आगे बढ़ गए। मेरा ख्याल है वो भीख मांगने वाली नहीं है। मेरी पत्नी ने शॉपिंग सेंटर में दाखिल होते हुए कहा, आप अफसर हैं, मुमकिन है वो आपसे कोई काम लेना चाहती हो। थोड़ी देर बाद जैसे ही हम शॉपिंग मॉल से बाहर आए वो औरत फिर हमारे सामने आ गई थी। वो फिर हाथ जोड़कर हमारे आगे आकर खड़ी हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू ढलक रहे थे और उसके होंठ यूं लरज रहे थे जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन गम की ज्यादती की वजह से उसकी जबान से शब्द नहीं निकल रहे थे। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखते हुए 100 का नोट निकालकर उसे देना चाहा। उसने नहीं में गर्दन हिला दी। मैंने कहा, क्या बात है, फिर ये ड्रामा क्यों कर रही हो? मेरी पत्नी ने धीमी आवाज में मेरे चेहरे को पढ़ने की कोशिश करते हुए कहा, इस तरह बात ना करो। फिर उस औरत की तरफ देखकर बोली, अगर पैसे कम है तो मैं और दिए देती हूँ, लेकिन तुम रोना बंद कर दो। इतना कहकर पत्नी ने जैसे ही पर्स खोला उस औरत ने हाथ के इशारे से मना कर दिया। वो इनकार में बड़ी तेजी से हाथ हिला रही थी और रोते रोते उसकी हिचकियां बंद गई। उसे रोते देखकर मेरी पत्नी के चेहरे पर भी दुख और उदासी के साए लहरा गए थे। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे हम चंद लम्हे और यहाँ खड़े रहे तो मेरी पत्नी भी रोने लगेगी। हमारे करीब से गुजरने वाले लोग ये दिलचस्प मंजर रुक रुक कर देख रहे थे और मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने गुस्से से तेज आवाज में कहा, हट जाओ सामने से, तुम क्या चाहती हो? 100 रुपए भी नहीं लेती हो तो क्या हम तुम्हें अपनी गाड़ी दे दें? इतना कहकर मैंने अपनी पत्नी का हाथ थामा और तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। मालूम नहीं बेचारी क्या चाहती थी। पत्नी ने गाड़ी में बैठने के बाद कहा, बेवजह किसी के भी इस तरह आंसू नहीं निकलते जैसे फूट फूट कर वो रो रही थी। मैंने कहा, रोने दो और अब खत्म करो। हम क्या कर सकते हैं? हालांकि मैं खुद भी उस औरत के बारे में सोच रहा था, लेकिन किसी और जाविये से। बड़ी हसीन औरत थी और रोते हुए तो कुछ ज्यादा ही हसीन हो गई थी। उसका बुर्का ज्यादा ढीला ढाला नहीं
था, इसलिए मुझे उसकी जिस्मानी दिलकशी का अंदाजा लगाने में दिक्कत नहीं हुई थी। अगर वो पैर पकड़ने और रोने की बजाय ढंग से बात करती तो मैं उसे दफ्तर का वक्त जरूर देता, क्योंकि उसे भीख नहीं चाहिए थी बल्कि उसका मकसद कुछ और ही था। दूसरे दिन सुबह मैं दफ्तर जाने के लिए जब घर से निकला तो ये देखकर हैरान रह गया कि वो औरत मेरे गेट के साथ लगी खड़ी है। उसके साथ एक नौजवान लड़का भी था। मैं गेट से निकलकर जैसे ही अपने कार की तरफ बढ़ा वो औरत मेरे सामने आ गई। कल ही की तरह आज भी उसने अपने दोनों हाथ जोड़ रखे थे और रहम तलब नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। उस वक्त मेरे साथ पत्नी नहीं थी, इसलिए मैंने उस औरत का अच्छी तरह जायजा लिया। बहुत खूबसूरत औरत थी। फिर इससे पहले कि मैं कुछ कहता वो औरत मेरे कदमों में झुक गई। मैंने पूछा, क्या बात है, तुम बताती क्यों नहीं? मैंने थोड़े नरम लहजे में कहा और फिर उसे बाजुओं से पकड़कर खड़ा किया। बड़े नरम और नाजुक बाजू थे। मुझे झुरझुरी सी आ गई। मैं दफ्तर जा रहा हूँ, जो भी कहना है जल्दी कहो। मैंने उसे गौर से देखते हुए कहा, साहब जी, हम कई दिनों से आपके दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। औरत के बजाय उसके साथ खड़े हुए नौजवान लड़के ने कहा, लेकिन आपका चपरासी मिलने नहीं देता। मैंने लड़के की बात काटते हुए कहा, बात क्या है वो बताओ, चपरासी को छोड़ो। मेरी निगाहें औरत के चेहरे के सुंदर नैन नक्श में खोई हुई थी। उस लड़के ने धीमी आवाज में कहा, इनके शौहर जो मेरे रिश्ते के मामू है, पुलिस ने बगैर किसी जुर्म के गिरफ्तार कर लिया है। ये बेचारी कई दिनों से आपके पास फरियाद लेकर आ रही है। आज मुझे अपने साथ लेकर आई है। खुदा के वास्ते उनके शौहर को पुलिस वालों से बचाइए सरकार। इनका कोई नहीं है और वो बहुत शरीफ आदमी है। पूरा मोहल्ला गवाह है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। बस जिस इलाके में हंगामा हुआ वहाँ वो शरबत का ठेला लगाते हैं। हंगामे के बाद पुलिस वाले मालूम नहीं क्यों उन्हें भी उठा कर ले गए। अब कह रहे हैं कि 10,000 दो तो साबिर को छोड़ देंगे वरना 3 साल के लिए जेल भेज देंगे। हम गरीब लोग हैं साहब, 10,000 कहाँ से देंगे? मैंने कंधे उचकाते हुए कहा, लेकिन मैं तो इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकता। पुलिस का मामला है, फिर इलाके का थानेदार बेहतर जानता है। आप सब कुछ कर सकते हैं साहब, उस लड़के ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। और वो औरत फिर मेरे पैरों की तरफ झुक गई। वो मेरे पांव पकड़ना चाहती थी, लेकिन मैं पीछे हट गया और कहा, इस तरह मेरे पैरों को हाथ मत लगाओ, पाप होता है। मैंने फिर उसे बाजू से पकड़कर उठाते हुए कहा, मुझे गुनहगार मत करो। वैसे भी अगर तुम्हारा शौहर बेगुनाह है तो अदालत उसे छोड़ देगी। पता नहीं साहब अदालत कब छोड़ेगी। अगर आप चाहे तो वो 5 मिनट में बाहर आ सकते हैं। लड़के ने धीमी आवाज में कहा, रहम करें साहब, हम बिल्कुल बेसहारा हैं। मैंने चंद लम्हे सोचा। मेरे हिसाब से औरत इस काबिल थी कि उसे दफ्तर बुलाया जाता। फिर मनान से बैठकर दफ्तर में बात करने में कोई हर्ज नहीं था। मैंने जेब से अपना कार्ड निकाला और उस औरत को देते हुए कहा, ये लेकर तुम मेरे दफ्तर आओ, मुमकिन है मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं? औरत ने मेरी तरफ देखते हुए हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और अपनी पतली पतली उंगलियों में कार्ड दबा लिया। जालिम के हाथ भी बड़े खूबसूरत हैं। मैंने पर्स जेब में रखते हुए सोचा, ठीक है अब मेरा रास्ता छोड़ो। मैंने कार की तरफ बढ़ते हुए कहा। थोड़ी देर बाद मैं अपने दफ्तर में था। दफ्तर की फाइलों को देखते हुए बार बार मुझे उस औरत का ख्याल आ रहा था। लम्हा भर के लिए उसका चेहरा जहन के पर्दे पर उभरता और डूब जाता। मेरा ख्याल था वो 1 आध घंटे बाद मेरे सामने बैठी होगी, लेकिन 3 घंटे गुजर गए और वो नहीं आई। मुमकिन है लंच के बाद आए, मैंने सोचा और कुर्सी की पुष्ट से सर टिकाकर आंखें बंद कर ली। दफ्तर का वक्त खत्म होने तक वो नहीं आई थी। घर आते हुए भी तमाम रास्ते वही मेरे जहन पर छाई रही। दूसरे दिन सुबह 10 बजे जब मैं दफ्तर पहुंचा तो वो औरत और लड़का दफ्तर के सामने ही खड़े थे। जैसे ही मैंने कार को ब्रेक लगाए वो दोनों ही लपक कर मेरी तरफ आए। मैंने पूछा, तुम लोगों को तो कल आना था? उस लड़के ने कहा, हम कल आए थे साहब, लेकिन आपके चपरासी ने कहा कि साहब बहुत मसरूफ है। हमने कार्ड भी दिखाया था, लेकिन चपरासी ने कार्ड हाथ में लिया ही नहीं, कहने लगा इसे जेब में रखो, फिर किसी वक्त आ जाना। अच्छा ठीक है, अब 10 मिनट बाद मेरे दफ्तर के दरवाजे पर आओ, मैं तुम्हें बुलाता हूँ। मैंने औरत को नजर भर कर देखते हुए कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। 10 मिनट बाद ही वो दोनों मेरे सामने बैठे हुए थे। लड़के ने फिर वही कहानी शुरू की कि पुलिस उसके बेगुनाह मामू को जबरदस्ती पकड़ कर ले गई है और 10,000 का मुतालबा किया जा रहा है। मैं उसकी बातों पर कम ही तवज्जो दे रहा था। पिछले दिनों जिस इलाके में हंगामा हुआ था उसका मुझे पता था और ये भी मालूम था कि असल मुजरिमों में से एक भी पकड़ा नहीं गया था। लड़का खामोश हुआ तो मैंने फोन उठाकर अपने चपरासी से कहा कि वो हंगामे वाले इलाके के थाने फोन लगाए। फोन मिलने पर मैंने वहां के थाना इंचार्ज से पूछा, हंगामे वाले दिन तुम जिन लोगों को पकड़ कर लाए थे उनमें कोई साबिर भी है?
जी हाँ सर, वो अभी तक बंद है लेकिन हमने उसकी एफआईआर नहीं काटी। थानेदार ने घबराए हुए लहजे में कहा। हम लोग अभी छानबीन कर रहे हैं। मैंने कहा, मुझे मालूम है तुम लोग क्या कर रहे हो। जब तक मैं दोबारा फोन नहीं करूं उसके सिलसिले में कोई कार्रवाई मत करना। इतना कहकर मैंने फोन रख दिया। मैं फोन पर बात कर रहा था तो औरत और लड़का मेरी ही तरफ देख रहे थे। मैंने रिसीवर रखा ही था कि लड़के ने कहा कि वो बेगुनाह है साहब। मैंने लड़के से कहा, तुमने यहाँ आते हुए स्टेशनरी की दुकान देखी है, यहाँ से थोड़ी फैसले पर बाएं तरफ बड़ी दुकान है। तुम ऐसा करो, मैंने पर्स से 10 रुपए का नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, उस दुकान से एक सादा कागज ले आओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है। लड़के ने मुझसे 10 का नोट नहीं लिया और मेरे पास पैसे हैं, ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। लड़के के जाने के बाद मैंने औरत को शोक नजरों से देखते हुए कहा, तुम्हारा काम हो जाएगा मगर तुम्हें भी हमारा एक काम करना पड़ेगा। मेरे इस जुमले का मतलब वो फौरन समझ गई। मैंने उसके चेहरे के बदलते हुए रंग से अंदाजा लगा लिया। यूं भी औरतें नजरों से ही अंदाजा लगा लेती है कि मर्द के दिल में क्या है। मैंने तो अपनी ख्वाहिश को शब्दों की शक्ल दे दी थी। अगर तुमने मेरे कहने पर अमल नहीं किया तो तुम्हारा शौहर 3-4 साल के लिए जेल चला जाएगा। थाने वालों ने उस पर पक्का केस बना दिया है। मेरी निगाहें औरत के चेहरे पर जमी हुई थी और मैं उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अगर तुम अपने शौहर की रिहाई चाहती हो तो आज 4 बजे लेबर कॉलोनी के स्टॉप पर खड़ी हुई मिल जाना। लोगों से हटकर खड़ी होना ताकि मैं तुम्हें आसानी से पहचान लूं। अगर तुम वहां नहीं आई तो मैं समझूंगा कि तुम्हें अपने शौहर की रिहाई मंजूर नहीं। सोच लेना, 4 बजे लेबर कॉलोनी का बस स्टॉप। औरत का चेहरा चंद लम्हे तो सपाट रहा, लेकिन फिर उस पर रजामंदी और इनकार की भावना दिखने लगी। मैं चंद लम्हे उसके जवाब का इंतजार करता रहा, लेकिन जब उसने जबान से कुछ नहीं कहा तो मैंने समझ लिया ये खामोशी नीम रजामंदी की अलामत है। बस स्टॉप पर बिल्कुल अकेली आना। समझ रही हो ना मेरी बात? किसी को साथ लाओगी तो फिर तुम्हारा काम नहीं होगा। लेबर कॉलोनी का बस स्टॉप तो तुमने देखा ही होगा। उसने हाँ में गर्दन हिलाकर नजरें झुका ली। लड़के के आने तक मैं उसे बड़े दोस्ताना माहौल में तसल्ली देता रहा। उसके हुस्न की तारीफ भी मैं बड़े खुले दिल और खुले शब्दों में कर रहा था, लेकिन उसने मेरी तारीफ पर खुशी का इजहार ना किया और ना ही मना किया। बस वो किसी बुद्ध की तरह सब कुछ सुनती रही। लड़के के आने के बाद मैंने रुखसत करते हुए कहा, मैं कोशिश करूंगा कल तक साबिर रहा हो जाए। लड़का मेरे कमरे से पहले निकला था। जब वो कुर्सी से उठकर जाने लगी तो मैंने कहा, आज 4 बजे शाम याद रखना। उन लोगों के जाने के बाद मैं 1 घंटे तक तो दफ्तर के कामों में उलझा रहा और फिर दफ्तर से उठ गया। ठीक 4 बजे मैंने अपनी कार लेबर कॉलोनी के बस स्टॉप से थोड़े फासले पर रोकी थी। फिर दरवाजा खोलकर बाहर निकलने ही वाला था कि मैंने उस औरत को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा। वो धीरे धीरे आ रही थी। जालिम की चाल भी दिल में उतर जाने वाली थी। मैं कार से नहीं उतरा और चौकन्ना नजरों से ये जायजा लेने लगा कि वो अपने साथ किसी को लगाकर तो नहीं लाई है। थोड़ी देर बाद ही मैं उस खूबसूरत चीज को अपने पहलू में बिठाए उस फ्लैट की तरफ जा रहा था जो मैंने अपनी अय्याशियों के लिए ले रखा था। मेरी कार हवा से बातें कर रही थी। तमाम रास्ते ना तो उस औरत ने लब खोले ना ही मैंने कुछ कहा। फ्लैट में दाखिल होने के बाद सबसे पहले मैंने अपना हलक तर किया ताकि मजा दोबाला हो सके, और फिर जब मेरे अंदर का शैतान पूरी तरह जाग गया तो मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं था कि तुम इतनी आसानी से मेरी बात मान जाओगी। मेरा ख्याल है तुम्हें अपने शौहर से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। तुम अपनी मोहब्बत को जेल जाते हुए नहीं देख सकती। ये पुलिस वाले होते ही बहुत खराब हैं। अगर वो खराब नहीं होते तो मुझे तुमसे मजा करने का मौका कहाँ मिलता। वो किसी पत्थर के बुत की तरह बेड पर बैठी फर्श को तके जा रही थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ घुमाया तो वो एकदम बिस्तर पर ढह गई और फौरन ही अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे उसका ये अंदाज भी पसंद आया था। मेरा काम होने के बाद मैंने उसे वापस भेज दिया और खुद अपने एक काम से चला गया। तकरीबन 8 बजे के करीब जब मैं अपने घर पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि वो औरत और एक आदमी मेरी बीवी के साथ लॉन में बैठे चाय पी रहे हैं। मुझे देखते ही वो आदमी अपनी कुर्सी से उठा और आगे बढ़कर मेरे पांव पकड़ लिए। मैंने एक नज़र उस औरत की तरफ डाली। वो नजरें झुकाए खामोश बैठी रही। फिर मैंने उस आदमी को बाजू से पकड़कर उठाया। उसकी आंखों में शुक्र के आंसू थे। वो मेरा शुक्रिया अदा कर रहा था। आप बहुत बड़े आदमी हो साहब जी, वो कह रहा था और मेरी नजरें झुकी जा रही थी। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अब मुझ में उसका सामना करने का हौसला ना रहा। मैं उसे नजरअंदाज करता हुआ आगे बढ़ा ताकि घर में दाखिल होकर अपने बेडरूम में बंद हो जाऊं। लेकिन उसी वक्त मेरी पत्नी ने मुझे आवाज दी।
कहाँ जा रहे हैं आप? इधर आइए, ये बेचारे कितनी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। आपने इनका काम करके बहुत पुण्य कमाया है। मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने रुककर एक लम्हे के लिए अपनी पत्नी की जानिब देखा। वो वाकई बहुत खुश नजर आ रही थी। मैंने बहाना किया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। ये कहकर मैं तेजी से अंदर चला गया। अपने कमरे में पहुंचकर मैं बिस्तर पर ढेर हो गया था। थोड़ी देर बाद ही मेरी बीवी कमरे में दाखिल हुई और मेरे पास बैठकर मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगी। फिर अचानक उसने एक नई बात करी और मैं लरज कर रह गया। कुछ पता है आपको? वो बेचारी गूंगी है। वो हमें कैसे बताती कि उसके साथ क्या जुल्म हुआ है? आज भी शुक्रिया अदा करने के लिए शौहर को साथ लाई थी। वो बता रहा था कि अगर मुझे जेल हो जाती तो ये कहीं की ना रहती। कोई इसे सहारा देने वाला नहीं है। मुझ में इससे आगे कुछ सुनने की ताकत नहीं थी, इसलिए मैं अपनी शर्मिंदगी को बीवी से छुपाने की खातिर तेजी से उठा और बाथरूम में जा घुसा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। शुक्रिया।